हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के गणित सब्जेक्ट का मासिक मूल्यांकन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो नवंबर मंथ का होगा, सत्र 2021-22 और आपका पूर्णांक 40 नंबर का होगा और समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और जिसमें से कि पहले लिखा हुआ ए नंबर में निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक सही विकल्प का चयन करें। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है पहला वाला। आप इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ पहला प्रश्न में 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस ऑप्शन में लिखा जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 120 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते थे। इसके लिए आपको लॉसो करना होगा, किसका? 120 का। तो देखिए 120 का लॉसो करने का क्या तरीका है, पहले 2 के टेबल में ये 60 बार में जाएगा, उसके बाद फिर 2 से ये 30 बार में, उसके बाद हम लोग इसको फिर 2 से ले लेंगे कितना बार में, 15 बार में, फिर इसको हम लोग 3 से चला देंगे कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे क्या क्या आया। तो हम लोग के पास गुणनखंड के रूप में आ जाएगा 2 2 2 और एक 3 है और एक 5 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये? तो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। 2 कितना है? 3 बार और एक बार 3 आया, एक बार 5, जो इसमें भी वही चीज़ है। आप वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है संख्या 12, 15 और 21 का एलसीएम है। आपको 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है और बताना है चारों ऑप्शन में से एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो 3 संख्या दिया है ना, 12, 15 और 21, इसका हम लोग लॉस कर देते हैं डायरेक्ट इस तरह, तो आपका आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किस तरह के पहाड़ा से ले लें इसको। चलिए 2 से ले लेते हैं, 12 आएगा 6 बार में, 15 2 के पहाड़ा में नहीं आता है तो आपको 15 उतार देना है, और 21 भी नहीं आता है तो 21 को भी उतार देना है। इसके बाद हम लोग फिर 2 के टेबल में लेते हैं, ये 6 आएगा 3 बार में, 15 नहीं आता है, 15 को उतार दीजिए, 21 को उतार दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर अब 3 के पहाड़ा से ले लेते हैं, 3 आएगा 3 के पहाड़ा में एक बार में, 15 आएगा 5 बार में और ये 21 आएगा 7 बार में। ठीक है, तो अब देखिए 5 और 7 ऐसा कोई भी संख्या नहीं है कि 5 और 7 उसके टेबल में आता है। तो हम लोग का क्या क्या आया, आप यहाँ लिखिए इसको। तो 2 आया, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 आया, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद कितना आया, 3 आया, उसके बाद 5 और 7। तो हम लोग सबको गुना करते हैं। तो आप सबको जब गुना करिएगा तो गुना करके आएगा 420। तो 420 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर बी में। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आप वीडियो को रोक के आराम से उतार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द्विघातीय बहुपद होगा जिसके शून्यंकों का योगफल कितना दिया है, शून्यंकों का योग √2 और गुणनफल कितना दिया, 1/3। ठीक है, तो चलिए हम लोग द्विघातीय बहुपद निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है x², क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यंकों का योगफल x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग x² उतार देंगे, इसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √2 दिया हुआ शून्यंकों का योगफल। तो आपको लिखना है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। अब देखिए 1/3 नीचे 3 है तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बहुपद आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x², क्योंकि 3 से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे तो 3√2 हो जाएगा और x, और 1/3 को गुना करेंगे 3 से तो आ जाएगा 1। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा ये हम लोग का। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आप वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कर लीजिए एकदम अच्छा से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होगी? तो आप देखिए x अक्ष को ये ग्राफ कितना बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितना बार काटा है? 4 बार। ठीक है, इस तरह ये x अक्ष है ना, और इधर क्या आया है, y अक्ष। ठीक है, ग्राफ में तो ये किस तरह काट रहा है, एक बार ऐसे जा रहा, फिर ऐसे आ रहा, फिर इस तरह, है ना। तो टोटल आपको कितना बार दिख रहा है काटते हुए, और वापस भी आया है, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस ग्राफ में। ठीक है, तो 4 बार आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4। जितना बार x अक्ष को काटेगा उतना आंसर होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना, में यदि
A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर है। तो समीकरण युग्म में क्या होगा? अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाए ना, तो समीकरण का जो युग्म होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल लिखा हो ऑप्शन में या अनेक हल लिखा हो, एक ही बात है। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब तीनों आपस में बराबर हो, आपको याद रखना है इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको उसमें से बताना है कि कौन सा द्विघातीय समीकरण के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो हम लोग देखिए इसमें समझते हैं, जब x को x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x²। इसी तरह x को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर, यहाँ पर आ गया x+2 और x-2 का होल। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा x² और -2 का स्क्वायर यानी 4। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये x² कट गया तो बचा क्या -x बराबर -4, यानी x² अगर नहीं बचता है तो वो कभी भी द्विघातीय समीकरण नहीं हो सकता है। यानी हम लोग का ऑप्शन ए तो कभी भी द्विघातीय समीकरण नहीं बनेगा। क्लियर है? यहाँ तक सॉल्व करके समझा दिए। अब ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग चेक करेंगे। ये ऑप्शन चेक करना है आपको। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें दिया हुआ है x-2 का होल स्क्वायर बराबर में है 2x-3। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा x² -2ab यानी 4x और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x-3 दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे x² -4x, आप 2x को उठा के बराबर के इधर कर दीजिए तो हो जाएगा -2 और 3 को भी हम लोग को कर देना है। तो ये +4 पहले से है, हो जाएगा आपका 3 बराबर क्या बचेगा 0। तो आपके पास x² तो बच रहा है ना, और यहाँ आ जाएगा 6x और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ x² आपको दिख रहा। ठीक है, तो ये द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी को चेक करने का सी और डी का जरूरत नहीं है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना अब हम लोग का बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, प्रश्न 7 में लिखा हुआ है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। आपको बताना है कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए A1 कितना, यानी A1 ही A होता है। A कितना दिया हुआ है 21 दिया है। ठीक है, आपको D का वैल्यू पहले निकाल लेना। तो D बराबर हो जाएगा 18, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, 18 - 21 बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। चलिए तो कौन सा पद शून्य है, हम लोग मान लेते हैं कि इसका nवां पद शून्य है। तो an बराबर आप 0 लिख सकते हैं, ये माना हुआ है। ठीक है, चलिए तो an का फॉर्मूला के हिसाब से आ जाएगा a + n-1, क्या आ जाएगा a + n-1 और d तो बराबर में 0 आया। आपको n का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 21, n का जगह हमें n का छोड़ देना है -1 और d का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21 n से गुना करेंगे 3 को -3 को, तो -3n आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस यानी 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 3 बराबर में कितना है 0। तो आप 21 को और 3 को जोड़िएगा 24 आएगा। ठीक है, इधर देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो 24 आएगा। 24 को हम लोग बराबर के उधर करेंगे, ये तो -3 उतरेगा। जब 24 बराबर के उधर 0 की ओर जाएगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस कट गया। अब देखिए 3 के पारा में ये 24 भी कट रहा है, कितना बार में 8 बार में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि n बराबर कितना आ गया 8, यानी 8वां पद इसका शून्य होगा। आप इसको वीडियो को रोक के पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अभी डिलीट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग का आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। 8 आया था ना, 8वां पद इस AP के सीरीज का 8वां पद क्या है शून्य है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है नीचे दी गई आकृति में यदि AD 1 सेंटीमीटर है तो AD हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और DB है 1.5 सेंटीमीटर, यानी DB 1.5 सेंटीमीटर हो गया। AE 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और EC 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सही है। तो देखिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, AD ठीक है बटा DB निकालना है आपको, इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए AD 1 है और DB कितना है 1.5। ठीक है, 1/1.5 आया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि AE
निकाल लेते हैं बटा में किसके साथ, EC के साथ। सबसे पहले आपको इसी तरह निकालना है। तो AE कितना है, 2 है, और EC कितना है, 4 है। आप इसको काटिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आया। तो बताइए AD बटा DB क्या हम लोग का जो AD बटा में क्या निकला हुआ है, DB के साथ, है ना, DB। क्या ये बराबर आया किसके, AE बटा EC के, नहीं आया, है ना। ये बराबर नहीं, बराबर काट दीजिए, नहीं आया क्योंकि ये 1/1.5 आया है और ये 1/2 आया, दोनों तो बराबर नहीं है ना। अगर बराबर नहीं है तो इस बात को याद रखिएगा, कभी भी DE जो है ये कभी भी BC के समांतर नहीं हो सकता, पहला बात। दूसरा, DE कभी भी BC के बराबर नहीं हो सकता और कभी भी लंब नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या। देखिए ऑप्शन दिया है DE समांतर है किसके, BC के, तो DE कभी भी BC के समांतर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है DE बराबर है BC के, तो जो DE की लंबाई है वो BC के क्या कभी बराबर होगा, नहीं हो सकता है। और DE BC पे लंब है, BC यहाँ है, DE यहाँ है, लंब तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग का 3 ऑप्शन तो छट गया, तो बचा क्या, ऑप्शन D, इनमें से कोई नहीं। तो यही सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन D आपको सही आंसर करना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब कभी भी आपको 2 समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप सीधा भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा। इसका मतलब 4:9 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/9, और हम लोग इसका क्या कर देंगे, सीधा स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना आना है, 16, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। इसका मतलब हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो 16 कितना आ जाएगा, 81। क्लियर है यहाँ तक। जब कभी भी 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात दिया रहे और उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आपको स्क्वायर मतलब वर्ग कर देना है, ठीक है, स्क्वायर कर देना है, तो वो आंसर आ जाएगा। तो 16:81 आप किस ऑप्शन में देख रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन D। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन D। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये बोला गया है कि एक वृत्त है, ठीक है, और इसका त्रिज्या दिया हुआ कितना, 10 सेमी, ठीक है। अब बोला है कि 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखा, तो आप 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए ये हो गया एक समानांतर एक स्पर्श रेखा, और इसी के समानांतर एक स्पर्श रेखा, ये हो गया। दोनों रेखा आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है, और दोनों स्पर्श रेखा है। तो बताइए ये तो त्रिज्या हो गया हम लोग का 10 सेमी, तो दोनों समांतर रेखा का बीच का दूरी क्या होगा, इसका व्यास, यानी यहाँ से भी आगे हम लोग बढ़ा दें तो ये पूरा पूरी क्या हो गया आपका, ये पूरा पूरी तो व्यास हो गया ना, ये व्यास को रिप्रेजेंट कर रहा। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 सेमी और यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 सेमी। तो हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 10 सेमी और 10 सेमी को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 20 सेमी आ जाएगा, है ना। तो यही पूछा था बीच का दूरी, तो बीच का दूरी ही इसका क्या है, व्यास है। इसका मतलब हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B सही आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग का देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, 10 ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन B वाले को। A में क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप का था। अब देखिए B में लिखा है, निम्न प्रश्नों में से किसी 4 प्रश्नों को हल करना है आपको। सेक्शन B जो है इसमें 5 प्रश्न टोटल दिया हुआ है, आपको कितना प्रश्न बनाना है, केवल 4 प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी 4 प्रश्न बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 अथवा 4q+3 का प्रतिरूप होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है पता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से उठाया है। ये चैप्टर फर्स्ट का है, जो आपका पहला चैप्टर है उस पहला चैप्टर का ये एग्जाम्पल है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये कौन सा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो आप देखिएगा आपका जो टेक्स्ट बुक है आपके पास, उसका ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3 आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो अगर टेक्स्ट बुक का बुक है तो उसका पेज नंबर 7 निकालिएगा। क्या बोल रहे हैं, पेज नंबर 7, ठीक है। ये पहला चैप्टर है जो वास्तविक संख्या है, उसका उदाहरण 3 को बताया गया है प्रूव करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर भी हम आपको उसी एग्जाम्पल को उठा के बताते हैं सवाल को, ठीक है। चलिए तो इसका देखिए किस तरह इसको सॉल्व करना है।
देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 11 था, जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये आपके जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उसका एग्जाम्पल 3 है। ये एग्जाम्पल 3 कौन सा, पहला चैप्टर का है, वास्तविक संख्याएं। आपका जो बुक है उसका पेज नंबर 7 निकालिएगा तो आपको ये एग्जाम्पल 3 दिख जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन ही एग्जाम्पल 3 होगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें लिखा हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो आपका एनसीईआरटी बुक का या आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक होगा उसका पेज नंबर 7 निकालिएगा, आपको एग्जाम्पल 3 दिख जाएगा चैप्टर 1 का। ठीक है, चलिए तो उसमें जो बुक में दिया हुआ है उसी को यहाँ सॉल्व करके दिखाया गया, उसी को मैं समझा देता हूँ। देखिए तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना, ये आइए की जगह में आपको क्या लिखना है, माना। ठीक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, क्या लिखना है, लेकिन की जगह में है लिखना है, बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद आपको सीधा लिखना है चूंकि से, कहाँ से लिखना है, चूंकि से, नहीं तो आप लिख सकते हैं b बराबर 4, ये लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, a और b बराबर क्या है 4, ये आपको लिखना है b बराबर 4। 4 कहाँ से आया, ये जो 4 है ना यहाँ से आया। उसके बाद लिखना है चूंकि 0 = r 4 है, इसीलिए संभावित शेषफल 0, 1, 2 और 3 है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है अर्थात ए संख्याओं 4q+1, 4q+2 या 4q+3 के रूप का हो सकता है जहां q भागफल है। चूंकि a एक विषम पूर्णांक है इसीलिए यह 4q और 4q+1 2 के रूप का नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट वाला आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला आपको नहीं लिखना है। इसके बाद सीधा लिखना है इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। बस ये आपको पूरा लिखना है। तो क्या क्या आपको इसमें नहीं लिखना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आपको आइए नहीं लिखना है, आइए की जगह हम आपको क्या लिखना है, माना। क्या लिखना है, माना। उसके बाद लेकिन नहीं लिखना है, लेकिन की जगह में आपको लिखना है, बस यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद सीधा आपको a और b बराबर आपको 4 लिखना है। उसके बाद ये नहीं लिखना है, ये जो मैं काट दे रहा हूँ इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए इतना नहीं लिखना है। इसके बाद आपको इधर पूरा लिखना है और ये ब्रैकेट वाला नहीं लिखना है। बस अब आप उतार सकते हैं वीडियो को रोक के। ठीक है, चलिए तो हम लोग को ये कंप्लीट हो जाएगा इतना लिखने के बाद। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। आपको देखिए एचसीएफ निकालने का 2-3 विधि है, लेकिन आपको बोला है केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग को गुणनखंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग 6 का गुणनखंड करेंगे। तो आपको लिखना है 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एलसीएम कर लीजिएगा तो हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, उसके बाद आपको 72 का करना है क्या, यहाँ अभाज्य गुणनखंड। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 बचेगा कितना 36, फिर 2 बचेगा 18, 2 फिर बचेगा 9, यानी आप 3 × 3 और लिख सकते हैं। यहाँ हो गया। इसके बाद हम लोग 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2, ठीक है, बचेगा 60, फिर 2 30 बचेगा, फिर 2 15, उसके बाद 3 × 5। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें से एचसीएफ अगर पूछेगा तो आपको 6 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड और 120 का अभाज्य गुणनखंड, तीनों में जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ होगा। तो आप देख रहे होंगे तीनों में 2 है, तीनों में क्या आया 2 आया। ठीक है, इसके अलावा तीनों में आपको क्या दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा। यहाँ भी देखिए 3 है, यहाँ भी देखिए 3 है, ये सारा जगह हम लोग 3 है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एचसीएफ आपको बनाना इसी तरह है। ठीक है, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आया और 3 कॉमन आया, यानी एचसीएफ आपका कितना निकल गया 6। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है वह द्विघातीय बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल आपको 1 और 3 दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को पता है कि द्विघातीय बहुपद का क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला पता है द्विघातीय बहुपद का, x² माइनस शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x और आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणफल। ठीक है, चलिए तो x² आपको उतार देना है। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आपको लिखना कितना 1x,
ठीक है, प्लस अच्छा अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणफल कितना दिया है, 3 दिया है, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x को हम लोग x लिख सकते हैं प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया, ये द्विघातीय बहुपद है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग का देखिए आपको सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करना था, तो हम लोग 11 नंबर सॉल्व कर लिए, 12 भी सॉल्व कर लिए, 13 भी सॉल्व कर लिए, और किसी एक को सॉल्व करना है, या तो आप 14 नंबर को सॉल्व कर लीजिए या तो 15 को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा था, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं ए बी तथा सी डी हैं जो वृत्त को एक्स तथा वाई पर क्रमशः स्पर्श करती हैं। उसके बाद आपको लिखना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको एक ऐसा चित्र बना लेना है। ठीक है, देखिए ये चित्र क्या है, ये ए बी है और ये सी डी है, दोनों आपस में समांतर आपको दिखाना है जो इसको स्पर्श करके जा रही है। ठीक है, आप चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद हम लोग सीधा प्रमाण पे चलते हैं। देखिए इसके बाद आपको लिखना है प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखना है, प्रूफ हम लोग कर रहे हैं मतलब। ठीक है, ओ एक्स लंब है ए बी पर। ठीक है, ये क्यों है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, अतः कोण बी एक्स ओ बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। ये होगी आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार ओ वाई लंब है किस पर, सी डी पर, अतः कोण डी वाई ओ बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन आपका क्या, 2। यहाँ एक नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 2 होगा, आप यहाँ 2 कर दीजिएगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, 2 हो गया। अब आपको करना है समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जो समीकरण ये वाला 1 था और ये क्या था, समीकरण 2 था, है ना। हम लोग दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, कोण बी एक्स ओ ये वाला और जोड़ डी वाई ओ मतलब ये वाला, तो 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए आपको फिर से बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन क्या होगा, 2 होगा, आप इसको 2 कर लीजिएगा। ठीक है, ये गलती से 1 लिखा चुका है, 1 तो यहाँ हो चुका है ना। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या आएगा, तो देखिए हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कोण बी एक्स ओ प्लस कोण डी वाई ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि एक ही ओर के अंत आसन कोण संपूरक है, इसीलिए ए बी समांतर होगा सी डी के। ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। चलिए तो आप वीडियो को रोक के आराम से उतार लीजिएगा, फिर से एक बार शुरू से इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हैं। उसके बाद हम लोग, ये चित्र है, चित्र आप उतार लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए प्रमाण है, आप प्रमाण को यहाँ तक उतार लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 होगा, ये 1 नहीं होगा। ठीक है, चलिए और आगे दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा और ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग का सेक्शन 4 ही क्वेश्चन बनाना था, तो 11, 12, 13, 14 तक हम लोगों ने सॉल्व किया, 15 को हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। अब हम लोग सेक्शन सी को देखेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 16 से करेंगे, जो सेक्शन सी का है। ठीक है, सेक्शन बी हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, उसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर चुके थे। अब देखिए सेक्शन सी में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में किसी 4 प्रश्नों को हल करें। आपको फिर से बोला गया है कि 4 ही प्रश्न को हल करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को पहले बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणफल क्रमशः -3 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को द्विघातीय बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख के हम लोग बनाते हैं, हम लोग का तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस क्या होता है, शून्यंकों का गुणफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर आपका उतर जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। ठीक है, तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 3x और प्लस 2। आपको नोट कर लीजिए इसको, यही आंसर होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, ये 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बनाना किस तरह, देखिए आपको सबसे पहले इक्वेशन जो पहला वाला दिया है ना 2x, आपको इसको उतारना है। 2x प्लस कितना आ जाएगा, 3y, और बराबर में कितना आ जाएगा, 46। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा आपका जाके 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। ये होगी आपका इक्वेशन 2। ऐसा करना कि इक्वेशन 1 को आपको 3 से गुना कर देना है, इक्वेशन 2 को आपको 2 से गुना करना है। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 9y। अब जाके हम लोग 46 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 6 या 18 का 8 हाथ में 1, 4 12 और 1 13। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 10y और इक्वल टू में आ जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 यानी 148। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन को बदल देंगे। ठीक है, तो ये 6x क्या होगा, कटेगा, यहाँ आ जाएगा आपका -y। ठीक है, बराबर अब इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आने लगेगा 10 और माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कट गया। तो देखिए यहाँ पर y बराबर कितना हो गया 10। अब y का मान आप समीकरण 1 में बैठाइएगा। ठीक है, y का मान आपको कहाँ बैठाना है, समीकरण 1 में। तो जब y का मान समीकरण 1 में बैठाइएगा तो y यहाँ 3, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए 2x प्लस 3y है ना, तो y के जगह में हम लोग 10 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से गुना होकर 30 हो जाएगा और 46 से घटाव करेंगे तो आएगा 16, 2 से काटेंगे तो 8, यानी सॉल्व करने पर हम लोग का कितना आ जाएगा 8। ये आंसर है, आपको x और y का मान पूछा था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है 0 तथा 250 के बीच कितनी संख्या 4 से विभाजित है, वो आपको निकालना है। ठीक है, 0 और 250 के बीच 4 से विभाजित संख्या, तो आपको एपी बन जाएगा, ये एपी से है तो आपको सबसे पहले लिखना है एपी। ठीक है, एपी क्या बन गया, 4 से डिवाइड बोला है तो पहला संख्या आप 4 लीजिए, उसके बाद 8, ठीक है, इसी के बाद 12, ये डॉट डॉट जाएगा, कहाँ तक जाना है आपको 250 तक, मतलब 250 250 तक उसके बीच में। तो हम लोग का ऐसा संख्या अंतिम होगा 250 से पहले जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा 248। क्या हो जाएगा 248, ये लास्ट संख्या। आपको क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो ए कितना हो गया 4 और डी कितना हो जाएगा 8 घटाओ 4 यानी 4 हो जाएगा। चलिए तो ये अंतिम टर्म आपको दे दिया, तो एल बराबर आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 248। ठीक है, अब एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर में कितना आ जाएगा 2 4 8। ए का जगह में आपको ए का मान बैठाना है तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, प्लस एन निकालना है, एन छोड़ दीजिए -1 ब्रैकेट में और डी का मान भी कितना आ जाएगा 4 बराबर में 2 4 8 आया। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 4 का तो 4 उतर गया। ठीक है, और 4 को n से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4n और -4 बराबर 2 4 8। तो ये माइनस में ये प्लस में 4 कट गया तो बच क्या गया हम लोग का, तो हम लोग का बच गया आपका जाके 4n बराबर 2 4 8। 4 से इसको काटेंगे हम लोग, कितना बार में 6 4 24, 4 दूनी 8 यानी 62 बार में। तो n बराबर कितना गया 62। ये 62 क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गया। चलिए आप वीडियो को आराम से रोक के देख लीजिएगा और उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बोला था, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 16 नंबर कर लिए सॉल्व, 17 कर लिए, 18 और एक क्वेश्चन बनाना है 19 या तो 20। तो हम लोग 19 और 20 दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। या तो आप क्वेश्चन नंबर 19 को बना लीजिए या तो क्वेश्चन नंबर 20 को बना लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को बनाते हैं। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 19 तो पढ़ा ही है, उसमें क्या था, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। आपको दर्शाना क्या, ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये चित्र उतार लेना है देख के। ठीक है, ये एक समलंब का चित्र आपको उतार लेना है। इसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए ये विकर्ण है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें से AC और BD विकर्ण है जो एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आगे देखिए, और AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, ये दिया है, मैं आ गया। इसके बाद आपको लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। इसके बाद आपको लिखना है रचना, बिंदु O से AB समांतर EO
खींचे, ये रचना आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण को देख लेते हैं। प्रमाण करना हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रमाण, और इसमें लिखना है त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में ए बी समांतर है ई ओ के। कहाँ से आया, तो ये रचना से आया। अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय एक होता है, इसके प्रमेय के अनुसार इसीलिए ए ई बटा ई डी बराबर होगा बी ओ बटा डी ओ के। ये समीकरण क्या आ गया, फर्स्ट। ठीक है, जबकि ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ के। ठीक है, ये बराबर है। अब आगे देखिए क्या है, देखिए अब लिखा है अथवा ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। ये समीकरण क्या आ गया, 2। ये किससे आया, आपका एकांतर अनुपात लगाने पर। ठीक है, एकांतर अनुपात मतलब क्रॉस में इसको कर दिया। इसको देखिए, जो सी ओ था इसको बी ओ के जगह में लिख दिया गया, और जो बी ओ था उसको सी ओ के जगह में लिख दिया गया। इसी को बोलते हैं एकांतर अनुपात, चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से ये आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो ए बी सी डी की संगत खंड की भुजाएं समानुपाती है, इसीलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से। ठीक है, देखिए से यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ई ओ बराबर हो जाएगा सी डी के। ये समीकरण क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये हम लोग का समीकरण 3 आया, और ई ओ बराबर ए बी, ये समीकरण 4 आया। कहाँ से आया, रचना से। तो समीकरण 3 और 4 से हम लोग को पता चलता है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, तो अतः ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। तो आप आराम से वीडियो को रोक रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का सेक्शन सी में 4 ही करना था, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अब सेक्शन डी की ओर चलते हैं। हम लोग का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए, तो हम लोग अब सेक्शन डी को देखते हैं, जिसमें लिखा है निम्न प्रश्नों में किसी 2 प्रश्नों को हल करें। अब से फिर से हम लोग 2 ही प्रश्न को हल करना है, या तो 21 22 को करना है, और आपका एक और क्वेश्चन 23 नंबर। तो हम लोग 21 और 22 को ही सॉल्व करते हैं, 2 को ही सॉल्व करना था। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं सबसे पहले, जिसमें लिखा है द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का पहला विभक्तर ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मूलों की प्रकृति बताइए। तीसरा क्वेश्चन यदि मूलों का अस्तित्व होता है उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो हम लोग तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर को बनाते हैं, जिसमें लिखा हुआ विभक्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, बी बराबर कितना हो जाएगा, -4, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो विभक्तर का मतलब क्या होता है, डी ज्ञात करना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब बताइए बी का मान कितना है, -4। बी का मान कितना है, तो आपको -4 बैठाना है और इसके लिखना है। उसके बाद -4, ए का मान कितना है, 2, और सी का मान कितना है, 3। ठीक है, आपको इधर देखिए, आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ हम बता रहे हैं, तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 4 दूनी 8, 8 तिया 24। सॉल्व करने पर कितना आ गया, -8। ये आपका 1 नंबर का आंसर हो गया। कितना नंबर हम लोग ये सॉल्व किए, 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर आ गया आपका -8। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, क्योंकि अभी ये हट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर को देखेंगे, 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। आपको याद रखना डी का मान -8 आया है। ठीक है, चलिए, तो 2 नंबर को देखते हैं हम लोग, 21 का 2 को। देखिए, 21 का 2 में क्या लिखा है, मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो 21 का 2 में मूलों की प्रकृति पूछा है, तो हम लोग को पता, यहाँ 2 नंबर लिख रहे हैं। हम लोग को पता है कि जो डी का मान निकाले हैं वो क्या निकला है, -8। तो ये क्या है, 0 से, -8 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। यानी हम लोग का मूलों की 0 से अगर छोटा होगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हम लोग को लिख देना है ये, चूंकि यहाँ लिखिए, चूंकि डी छोटा है 0 से। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिखना है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये लिखा हुआ है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का, आपका 21 का 2 का आंसर हो गया। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, यदि मूल का अस्तित्व है हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का तो अस्तित्व है नहीं, तो ज्ञात कहाँ से होगा, तो हम लोग लिख देंगे 3 नंबर का आंसर में कोई वास्तविक मूल नहीं है, लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व नहीं है।
मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये 3 नंबर का आंसर हम लोग का हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को बनाते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसको हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना 22, ये आपका थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है? थेल्स थ्योरम है, जो आपका प्रमेय है आपके टेक्स्ट बुक का। ये प्रमेय 6.1 है। 6 पॉइंट क्या है? 1। ठीक है, हम फिर से इसको देखिए लिख देते हैं। ये आपका जाके प्रमेय कौन सा प्रमेय है? 6.1 है। ठीक है, 6.1 यानी कौन सा प्रमेय है? थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय है। आपको ये खुद से कर लेना है, आपको खुद से कर लेना है। ये आपके एनसीईआरटी या जो आपका टेक्स्ट बुक है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का, उसका पेज नंबर 137 निकालिएगा। पेज नंबर 137 आपको ये पेज आपको निकालना है। पेज नंबर 136, इतना नंबर पेज में आपको प्रमेय 6.1 दिखेगा, थेल्स प्रमेय। उस प्रमेय को आपको सॉल्व कर लेना है अपने से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का 2 ही सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 21 को और 22 को। 23 को हम लोग को सॉल्व नहीं करना क्योंकि यहाँ लिखा है सेक्शन डी में कि निम्न में से किसी 2 प्रश्नों के हल करें। ठीक है, तो आप इसको अपने से कर लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट फिर भी नहीं कर पा रहा है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोगों का जो नवंबर मंथ में एग्ज़ाम हो रहा है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का, वो पूरा क्वेश्चन पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं, पूरा कर लिए इसको सॉल्व। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगर कुछ भी इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है तो मैं वीडियो बना के देता रहूँगा। ठीक है, हाँ अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका काम का है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।